स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि 12 सालों में सनातनियों के साथ सबसे ज्यादा जो छल किया है वो मोदी ने किया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। उन्होंने कहा है कि 12 सालों में सनातनियों के साथ सबसे ज्यादा मोदी ने ही छल किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। इस बार लालू यादव तेजस्वी और फिर नीतीश कुमार के साथ सुर्खियों में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बीते 12 सालों में सनातनियों के साथ सबसे बड़ा छल मोदी ने ही किया है। शंकराचार्य ने याद दिलाया है कि 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो फिर उनके भाषणों में गौ रक्षा और हिंदुत्व के बड़े वादे थे। साधु संत और फिर आमजन उस समय प्रभावित हुए थे और बड़ी संख्या में समर्थन दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद शंकराचार्य के मुताबिक ना तो गौ हत्या रुकी और ना ही हिंदुत्व की रक्षा के वादों पर अमल हुआ। वहां पर केवल मोदी ही नहीं, शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि योगी जी गौ रक्षा पीठ के महाधीश हैं, लेकिन उनके ही राज्य में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही है और वे चुप्पी साधे हुए हैं। ये बयान सीधा उस छवि पर सवाल खड़ा करता है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में पहचाने जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के एक जनसभा में देश और फिर क्षेत्रीय मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण, संगठित और फिर जागरूक तरीके से अपने हक के लिए खड़ा होने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कुछ लोग सीमांचल का नाम लेकर के समुदाय को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ की हर माँ, बच्चा और फिर बुजुर्ग भारत का ही नागरिक है। उन्होंने केंद्र की नीतियों और फिर हालिया कानूनों पर कड़ा विरोध जताया और कहा है कि वे बिहार और फिर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि अगर किसी ने वोट लेकर के लोगों के अधिकार नहीं दिलाए तो फिर उन्हें बदलना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमांचल के लोगों को बाहरी बताकर के बदनाम किया जा रहा है, यह गलत है और हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। उन्होंने उन कानूनों की निंदा की है जिन्हें वे समुदाय की संपत्ति और फिर धार्मिक संस्थानों के लिए खतरा मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विकास की कमी की ओर ध्यान दिलाया, बिजली, अस्पताल, पुल और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्या उठाई। जब उन्होंने कहा कि बार बार सरकारें बदलने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप जानते हैं कि किसका पैगाम यह है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है और फिर बिहार में 19% मुसलमान है। और फिर मजलिस का मानना यह है कि अगर भारत के मुसलमानों को और फिर बिहार के मुसलमानों को अगर वो इंसाफ चाहती है तो फिर उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। अगर वे ये चाहती है कि उनका हक उनको मिले तो फिर उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनना पड़ेगा। अगर वे चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाजिमतों में उनको उनका हिस्सा मिले तो फिर उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने लोगों से सिर्फ नारों तक सीमित ना रहने की अपील की है। वहीं पर मतदान के लिए एक साथ मिलकर के सही प्रत्याशियों को वोट देकर ही असली बदलाव लाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को खास तौर पर सक्रिय होने और फिर राजनीतिक नेतृत्व बनाने का संदेश दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आश्वासन दिया है कि अगर जनता संगठित होगी तो फिर सीमांचल के लोगों को शहरों वाले जितने अधिकार और फिर सुविधाएं मिल सकेगी। उन्होंने लोगों से संयम और फिर शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ने को कहा है और अंत में उपस्थित समर्थनकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए धन्यवाद दिया है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह जो कि हिंदुत्व के नेता कहा जाता है, गिरिराज सिंह, उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जैसे लोग केवल गाली देते हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक बनने के लिए 7 जन्म चाहिए। आरएसएस हर एक आपदा के समय देश के लिए काम करता है। राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह बयान दिया है। वहीं पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के सांसद होने के नाते आज बेगूसराय का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं बेगूसराय वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज विकास के लिए एक एएमयू
आज विकास के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके लिए मैं भी शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा RSS को दहशतगर्द संगठन कहने पर कहा कि देखिए, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो और जो अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करे तो फिर स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लोग भी उसी तरीके की बात करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राज्यपाल समेत कैबिनेट के कई मंत्री उपस्थित रहे। सीएम नीतीश कुमार ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले नगर निगम के विशेष कर्मचारियों ने मैदान में पानी निकासी और साफ सफाई का काम किया। विशेष रूप से गांधी मूर्ति के आसपास क्षेत्र को तैयार किया गया ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। बापू के आदर्श और फिर उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं। हमें उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए और फिर उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। बापू के दिखाए गए मार्ग और फिर उनकी सीख से समाज में भाईचारा और फिर सद्भाव बना रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। वहीं पर राज्य सरकार द्वारा हर साल आयोजित इस राजकीय समारोह में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके आदर्शों और फिर संदेशों को युवाओं तक पहुंचाने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, कल 2 अक्टूबर के दिन तेजस्वी यादव ने खुद के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। या दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने कल के दिन को खुद के लिए ऐतिहासिक बताया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्स पोस्ट के जरिए बताया है कि वे दिन का उनके लिए खास क्यों है। दरअसल बात है कि अपने एक्स पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 2 अक्टूबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्पों को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा करके पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। 2 अक्टूबर 2023 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित करके हमने ऐलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है, इसमें अब हम देर नहीं होने देंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया है। बीजेपी और RSS वाले लोग जो दिन रात जातिगत जनगणना की खामियां बताते थे, उसके विरोध में बयान देते थे, उनसे ही हमने राजनीतिक और फिर सामाजिक दबाव डाल करके पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी थी। हालांकि उनकी मंशा और फिर क्रियान्वयन पर संदेह है। वहीं पर एक्स पोस्ट के जरिए आगे कहा कि दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने हमारी उस रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा करके दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और फिर आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। यह डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है। एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का सुनहरा नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अंत में साथ देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि पिछड़े, वंचितों, दलितों, शोषितों और फिर गरीबों के लिए तेजस्वी की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है। आरक्षण का दायरा 50% की सीमा को पार नहीं कर लेता। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा गरीब वर्ग सक्षम, शिक्षित, आर्थिक और फिर सामाजिक रूप से न्याय नहीं लेते। आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी यादव को आप सबके साथ की जरूरत है। दोस्तों, बिहार की वोटर लिस्ट SIR की अंतिम सूची में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बात यह है कि बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की अंतिम सूची जारी होने के बाद कई नई और फिर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस सूची का अध्ययन करने पर पता चला है कि कई महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा बिहार में अस्थायी रूप से रहने वाले कुछ विदेशी नागरिकों के नाम भी इस अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गए। स्थानीय राजनीतिक और फिर सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि ये मामला मतदाता अधिकारों और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। जब महिलाओं के नाम हटाए जाने से उनके मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और फिर इससे समाज में असंतोष की स्थिति बन सकती है। इसी तरह विदेशियों के नाम काटे जाने का अर्थ यह है कि सूची को अंतिम रूप से देने में तकनीकी और फिर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गंभीर गलती हो सकती है। वहीं पर राजनीतिक दलों और फिर नागरिक संगठनों ने इस मामले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वोटर सूची में ऐसी कटौती केवल संख्या बढ़ाने या फिर घटाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी न किसी रणनीतिक सोच के तहत भी की जा सकती है। इसके कारण मतदाता अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं और फिर चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि वोटर लिस्ट का SIR प्रक्रिया के माध्यम से गहन जांच की जाती है, जिसमें डुप्लीकेट नाम, मृतक मतदाता और फिर असत्य विवरणों को हटाया जाता है। हालांकि इस बार अंतिम सूची में महिलाओं और फिर विदेशी नागरिकों के नाम हटने की जानकारी से यह साफ संकेत मिलता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिर निष्पक्षता को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि जो नाम गलती से हटाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द
पुनः सूची में शामिल किया जाए। जहाँ उनका कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी गलती का असर सीधे चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर योग्य मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि इस खुलासे के बाद बिहार में आगामी चुनावी माहौल और फिर गर्म हो सकता है। राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपने चुनावी रणनीति के अनुसार कर सकते हैं और फिर मतदाता अधिकारों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में हुई इस कटौती की समीक्षा और फिर सार्वजनिक बहस जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनी रहे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की औराई प्रखंड में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पर प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की पहले जमकर के पिटाई की गई और फिर उसी जगह पर ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाँव का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसकी खबर लड़की के परिवार वालों को लगी, जिसके बाद कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और फिर बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। जहां सभी मिलकर के युवक की पिटाई करते रहे। वहीं पर हंगामा सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जहां उन्होंने दोनों को मौके पर ही शादी करने का फरमान सुनाया। इसके बाद गांव वालों ने वहीं पर दोनों की शादी करा दी। यह घटना अब बहस का विषय बन गई है। जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख करके लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर दोनों की शादी ही करवानी थी तो फिर युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई क्यों करने की क्या जरूरत थी। इस तरह की घटनाओं से ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या कानून को हाथ में लेना सही है, भले ही इरादा शादी करने का हो। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में वापसी से राजनीतिक पारा चरम पर है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए से बागी होकर के काराकाट से निर्दलीय लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह तो सामने से चुनाव लड़ रहे थे, मगर जिन्होंने एनडीए में रहकर के भीतरघाट किया उन पर सवाल है। जब वहीं पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को भी सामने चुनाव लड़ने का अधिकार। पवन सिंह ने सामने से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, एनडीए के अंदर रह करके जिन्होंने भीतरघात किया उन पर प्रश्न चिन्ह है। हालांकि इस मामले को ज्यादा तुल नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने भाजपा से बगावत करके काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने निर्दलीय ताल ठोक दी थी, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। काराकाट से महागठबंधन के राजा राम सिंह जीते थे और फिर पवन सिंह दूसरे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर थे। काराकाट हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार एनडीए में भीतरघाट से हार की बात सार्वजनिक मंचों से कही, जब उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जिन्होंने गठबंधन में रहकर के पवन सिंह को उकसाया और उनका चुनाव में सपोर्ट किया। अब विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की भाजपा में वापसी हो गई है। भाजपा ने पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करके सुलह भी करवा ली है। भोजपुरी स्टार की वापसी के बाद कुशवाहा ने एक दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में मगध और फिर शाहबाद क्षेत्र में वोटों का बिखराव होने से एनडीए को नुकसान हुआ था, लेकिन अब गठबंधन मजबूत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम फेस की जंग में बड़ा उलटफेर का मामला सामने आया है। यहाँ पर तेजस्वी नीतीश को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता ने चौंका दिया है। दरअसल बात यह है कि 25 से पहले बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लोकप्रियता को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हाल ही में जारी सी वोटर के ताज़ा सर्वे के आंकड़े ने कई स्थापित नेताओं को चिंता में डाल दिया है, जबकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। इस सर्वे में फरवरी 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक 6 महीने की अवधि में प्रमुख नेताओं के लिए सीएम फेस के तौर पर जनता की पसंद में आए उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। जी हाँ, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद के रूप में अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में उनकी लोकप्रियता में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। फरवरी 2025 में जहां पर 41% लोगों ने उन्हें सीएम फेस के रूप में पसंद किया था, वहीं पर जून में यह घट करके 35% और अगस्त में 31% तक नीचे चला गया था। हालांकि सितंबर में उनकी लोकप्रियता ने फिर से वापसी की और 36% तक पहुंची। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वोट अधिकार यात्रा और फिर बिहार अधिकार यात्रा जैसी सक्रियता ने उनकी ग्राफ को दोबारा ऊपर उठाने में मदद की है। वहीं पर बिहार के अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीएम फेस के तौर पर लोकप्रियता लगातार गिरती दिख रही है। फरवरी 2025 में जहां पर 18% लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते थे, जबकि वह आंकड़ा सितंबर में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद 16% पर टिका रहा। अगस्त में तो ये 15% तक गिर गया। जहाँ वहीं पर दिलचस्प बात यह है
कि सीएम के फेस के रूप में समर्थन घटने के बावजूद भी उनके कामकाज को लेकर के जनता में संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। फरवरी में 68% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, जो सितंबर तक बढ़ करके 61% हो गया। ये विरोधाभास दर्शाता है कि जनता उनके प्रशासनिक कार्यों की सराहना तो कर रही है, लेकिन अगले कार्यकाल के लिए नेतृत्व में बदलाव की इच्छा रखती है। वहीं पर प्रशांत किशोर के बारे में अगर बात किया जाए तो सी वोटर सर्वे का सबसे चौंकाने वाला पहलू चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में आए प्रशांत किशोर की लगातार बढ़ती लोकप्रियता है। जब फरवरी 2025 में 15% लोगों ने उन्हें सीएम के रूप में पसंद किया था, वहीं पर जून में यह आंकड़ा 16% हुआ और सितंबर आते आते ये सीधे 23% के आंकड़े पर पहुंच गया था। जहां उनकी पदयात्रा और फिर जनसुराज जैसे नए राजनीतिक प्रयासों को जनता एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही है, जिसने उन्हें तेजस्वी यादव के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता के करीब ला करके खड़ा कर दिया है। वहीं पर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की स्थिति स्थिर है, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फरवरी में 4% की तुलना में सितंबर में उन्हें 10% लोगों ने सीएम के रूप में पसंद किया। वहीं पर भाजपा के नेता सम्राट चौधरी का समर्थन फरवरी में 8% से बढ़ करके जून में 10% तक पहुंच गया था, लेकिन सितंबर में यह थोड़ा सा घट करके 7% पर रहा। इन दोनों नेताओं की लोकप्रियता एक सीमित दायरे में स्थिर बनी हुई है। वहीं पर कुल मिलाकर के सर्वे के आंकड़े संकेत देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की नेतृत्व पसंद की जंग सबसे निर्णायक होगी। दोस्तों, बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है या फिर कट गया है तो आप कैसे अपना नाम चेक करेंगे? तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के आधार पर जारी हुई इस फाइनल वोटर लिस्ट में आपका या फिर आपके परिवार के सदस्यों का नाम है या नहीं, ये जरूर चेक कर लें आप। आयोग ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस पर जाकर के वोटर लिस्ट में नाम चेक किया जा सकता है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं, जहां पर सीधे मतदाता सेवा पोर्टल www.voters.eci.gov.in इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल खुल जाएगा। इस पर राज्य, जिला, विधानसभा भाषा को चुनें, फिर रोल टाइप वाले कॉलम में फाइनल रोल 2025 का चयन करें। उसके बाद नीचे दिए गए कॉलम में कैप्चा भरें, फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से अपने बूथ और फिर भाग संख्या को चुनें और डाउनलोड PDF के विकल्प पर क्लिक कर दें। डाउनलोड हुए PDF फाइनल में अपने और फिर अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों में भी निर्वाचन पदाधिकारियों को फाइनल वोटर लिस्ट भेजी जा रही है। जल्द ही सभी विधानसभा में बुधवार BLO के पास मतदाता सूची पहुंच जाएगी। मतदाता BLO के पास जाकर भी अपना फाइनल वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहीं पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में हैं, वही आगामी चुनाव में वोट देने के योग्य होंगे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर के आमतौर पर सख्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आज चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी एक व्यक्ति अचानक से मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, जिससे पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो गए। घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मंच से नीचे उतर रहे थे। तभी एक व्यक्ति पीले रंग का कागज लेकर के अचानक उनकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। इस अप्रत्याशित घटना से खुद मुख्यमंत्री कुछ पल के लिए अचंभित रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच भी वह व्यक्ति नीतीश कुमार के इतने करीब कैसे पहुंच गया। वहीं पर घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, पटना में 4 अक्टूबर को फिर से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने वाले हैं, क्योंकि ट्राई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग करने जा रहे हैं। बिहार में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके लिए विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि 26,000 के आसपास पदों पर नियुक्तियां होगी। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि चौथे चरण के तहत 1,20,000 पदों पर बहाली हो। अपनी मांग को लेकर के एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। 4 अक्टूबर को शिक्षक
शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज से मार्च निकालेंगे और फिर सीएम आवास तक जाएंगे। जहां बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने इसकी घोषणा की है। उनका कहना है कि सरकार ठगने का काम किया है। 1,20,000 पदों पर बहाली निकालने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन 26,000 पदों पर ही बहाली होगी। दिलीप कुमार ने कहा है कि पहले बाहर के युवाओं को नौकरी देने के लिए आंकड़े बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब बिहार के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। डोमिसाइल लागू होने पर सीटों में कटौती की गई है। वहीं पर आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया है कि 26,000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। आगे फिर से TRI 5 में बहाली होगी। गौरतलब है कि 16 से 19 दिसंबर के बीच TRI 4 की परीक्षा होगी। परिणाम 20 से 24 जनवरी तक जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, क्योंकि 102 और 101 का फॉर्मूला एनडीए में तय हुआ है। दरअसल बातें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एनडीए के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को बीजेपी पर 1 सीट की मामूली बढ़त दी गई है, जो गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वरिष्ठ स्थिति को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं और फिर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि एनडीए का संभावित फॉर्मूला 102, 101 का होगा, यानी कि जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये 1 सीट की बढ़त नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाए रखने और गठबंधन में उनकी सीनियर पोजीशन को स्वीकार करने का स्पष्ट संकेत है। ये समझौता दिखाता है कि बीजेपी ने गठबंधन की एकता और फिर नीतीश कुमार की ओबीसी तथा ग्रामीण वोटरों में पकड़ को महत्व दिया है। वहीं पर इस संभावित समझौते में छोटे दलों को भी उनकी राजनीतिक ताकत के अनुरूप उचित हिस्सेदारी दी गई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 22 से 28 सीटें मिल सकती है। वहीं पर जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 8 सीटें देने की संभावना है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को 3 से 5 सीटें दी जा सकती है। आपको बता दूं कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का जेडीयू को ये मामूली बढ़त देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गठबंधन में मजबूत तालमेल बनाए रखना है। नीतीश कुमार का ग्रामीण और फिर ओबीसी वोटरों पर प्रभाव है, जबकि बीजेपी शहरी और फिर पारंपरिक वोटरों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सीट बंटवारा सुनिश्चित करता है कि दोनों बड़े दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को अधिकतम कर सके और फिर एनडीए एकजुट होकर के गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सके। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है। इस बैठक में न केवल सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लग सकती है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलहाल इस संभावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद ही होने की उम्मीद है, लेकिन संकेत साफ है कि एनडीए ने अपनी अंदरूनी खींचतान को सुलझा दिया है और फिर अब सभी की निगाहें उम्मीदवारों की अंतिम सूची और फिर उन चेहरों पर टिकी है जो कि मैदान में उतरेगी। यह सीट बंटवारा एनडीए की एकजुटता और रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है, जिसके दम पर वे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। दोस्तों, बीएसईबी ने एसटीईटी 2025 के लिए तारीखों की घोषणा की है। ये परीक्षा 14 अक्टूबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 11 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार इसे अपने यूजर आईडी और फिर पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर इस परीक्षा को पहले 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आवेदन प्रक्रिया में देरी होने के कारण इसे बढ़ा दिया गया है। एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। अच्छा, आवेदन केवल बोर्ड की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल होंगे उन्हें जीवन भर मान्य प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जैसे वे भविष्य में बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे। वहीं पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बीपीएससी ट्राई 4 में 26,000 से अधिक पदों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यदि सीटें बचती है तो फिर उन्हें ट्राई 5 में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर एसटीईटी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगी, जब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन भर्ती की घोषणा की गई है। 6500 पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। जब बिहार में 14 वर्षों के बाद लाइब्रेरियन पदों की भर्ती की घोषणा की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी जल्द ही लगभग 6500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए लाइब्रेरी
विज्ञान में डिग्री आवश्यक है। जब बिहार सरकार ने लंबे समय के बाद लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी दी है। जब बीपीएससी जल्द ही बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी करेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने जिलों से खाली पड़े पदों की सूची प्राप्त कर ली है और अंतिम मंजूरी के बाद ये पद बीपीएससी को भेज दिए जाएंगे। इस बार लगभग 6500 पद भरे जाने की उम्मीद है, लेकिन सही संख्या केवल आधिकारिक अधिसूचना के साथ ही स्पष्ट होगी। वहीं पर बिहार में लाइब्रेरियन पदों के लिए अंतिम भर्ती 2011-12 में हुई थी, तब से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इस लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों को अब ये सुनहरा अवसर मिल रहा है, जिसके कारण हजारों उम्मीदवार इस भर्ती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहीं पर इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार के पास लाइब्रेरी विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी, विकलांग उम्मीदवारों और फिर महिलाओं के लिए न्यूनतम अंक 40% होना चाहिए। उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा भी पास करनी होगी। वहीं पर आयु सीमा के संदर्भ में उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। नए नियमों के तहत ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इस भर्ती में महिलाओं को विशेष अवसर भी दिए जाएंगे। कुल पदों का 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। स्थानीय युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए इस बार निवास नीति भी लागू की जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इसकी तारीख तय हो गई है। 4 अक्टूबर को ये बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार ये बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जब पटना के होटल ताज में इस बैठक का आयोजन होगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। वहीं पर आपको बता दूं कि चुनाव को लेकर के लगातार भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। बीते बुधवार को चुनाव की तैयारियों को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचक आयुक्त मनीष गर्ग ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और फिर राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी भाग लिया था। बताया गया है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और फिर पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई तैयारियों की समीक्षा करना था। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श हुआ। जब बैठक में निर्वाचन सूची के प्रकाशन से लेकर के मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था तथा मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने की तैयारी की समीक्षा की गई है। दोस्तों, 10,000 रुपये मिलने शुरू हुए तो फिर बिहार के शहरों में भी जीविका दीदी बनने के लिए होड़ मच गई है। 10 लाख आवेदन मिले हैं इसके लिए। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद शहरों में जीविका सदस्य बनने की होड़ लग गई है। नए सदस्य बनने के लिए 10 लाख नए आवेदन आए हैं। इनमें से 7.5 लाख पिछले एक सप्ताह के हैं। वो फिर महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में दे रही है, जिसकी पहली शर्त जीविका से जुड़ना है। वहीं पर जीविका समूह का कार्य क्षेत्र पहले शहर में था। करीब 3 साल पहले शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद से शहरों में भी जीविका समूह का कार्य क्षेत्र बढ़ा है। वहीं पर अस्पताल, कई सरकारी कार्यक्रमों आदि में रसोई का संचालन जीविका दीदियां कर रही है। कार्य क्षेत्र बढ़ने के बाद रोजगार के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं का जीविका समूह से जुड़ने का ट्रेंड बढ़ने लगा था। अब महिला रोजगार योजना की शुरुआत के बाद इसमें और तेज आई है। ऊपर नगर विकास विभाग के अनुसार कुल 3,12,431 स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। इनमें जुड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहा है। एक सप्ताह पहले तक 261 नगर निकायों में कार्यरत समूह से जुड़ने के लिए 5,26,323 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं पर अब योजना के तहत राशि भेजने की नई तिथि घोषणा होने तक ये संख्या बढ़कर के करीब 10 लाख हो गई है। यानी कि पिछले एक सप्ताह में 4.5 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। अब बिहार में शहरी निकायों की संख्या बढ़कर के 265 हो गई है। इसलिए निकायों में जीविका समूह और फिर नए सदस्य बनने के लिए आवेदनों की संख्या में और अधिक इजाफा होने लगा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। घोषणा यह है कि बिहार के 534 यानी कि सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र स्थापित होंगे, यानी आपके भी प्रखंडों में। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बिहार को
नई सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ नए रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि शहरवासियों को भी अब ताज़ी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगे। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कदम प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफा देने जैसा है। नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेगी और राज्य के 34 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी। आपको बता दूं कि ये बनने से बिचौलियों के बजाय सीधे सब्जी केंद्रों पर बिक्री से उचित दाम मिलेगा। वहीं पर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज से फसल खराबी कम होगी। वहीं पर उन्नत खेती के गुण सिखाए जाएंगे। जी हाँ, स्थानीय, राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उपज बेचने का रास्ता खुलेगा। सब्जी मंडियों में दलालों की मनमानी भी खत्म होगी। यह संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और फिर मार्केटिंग से गाँव में रोजगार के अवसर खुलेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। यानी कि नीतीश कुमार के बाद कौन जेडीयू में, यानी कि जेडीयू को नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा, इसका एक तौर पर कहा जाए तो मालिक कौन होगा। तो इन सवालों का जवाब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और ये तय करने में पूरी तरीके से सक्षम है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वह पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यह फैसला पूरी तरीके से उन पर निर्भर है। ये कहना है जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का। वहीं पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव में कोई फैक्टर साबित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें चुनौती नहीं मानते, वह एक एजेंसी की तरह है।